अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन में अगर हम देखते हैं तो ये एक तो आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हम आ जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स में और दूसरे में हम आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब कि एक टाइप में आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसको एक टाइप में हम कह देते हैं और दूसरी टाइप में हम कह देते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप इनको ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन इज़ मतलब क्या डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है और सेकंड जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो भी हमारा फूड का होता है स्टोरेज और ये सब चीज़ें और हमारा किस तरह से डाइजेस्ट होता है फूड, हमसे किस तरह से लिया जाता है हमारे स्टमक से फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल्स में देखिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी बेसिकली एक हमारे पास जो होता है वो माउथ होता है जो किससे सराउंड होता है, लिप से, चिक से, टंग से और एक पैलेट होती है। तो इसको मतलब ये एरिया जो होता है ना आपका माउथ का, चिक का, टंग, पैलेट एंड चैम्बर बिटवीन द पैलेट, मतलब ये जो भी आपका माउथ के अराउंड एरिया है इसको हम ओरल एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। ओरल कैविटी में टंग जो होती है वो नियरली फिल द ओरल कैविटी व्हेन द माउथ इज़ क्लोज्ड, मतलब जब आपका मुंह बंद होगा तो टंग भी आपके उसमें जो है वो इंक्लूड होती है ओरल कैविटी में। तो रफ प्रोजेक्शंस भी होते हैं पेपिलाई ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, कॉज फ्रिक्शन विच इज़ यूजफुल इन हैंडलिंग द फूड। मतलब इसमें सारी चीज़ें टेस्ट बर्ड्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होती है वो इंटीरियर पार्ट होता है और सॉफ्ट पैलेट जो होती है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि 32 टीथ्स होते हैं ह्यूमंस में। डिफरेंट टीथ्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इंसाइजर जो होते हैं फ्रंट टीथ होते हैं और ये शार्प होते हैं, बाइट ऑफ रिलेटिवली लार्ज पीस ऑफ फूड, यानी कि ज़्यादा बड़े जो हमारे पास पीस ऑफ फूड होते हैं उनको कर लेते हैं ये। और कैनाइंस जो होते हैं वो कॉन शेप्ड होते हैं और टेयरिंग फूड और ग्रेस्पिंग फूड में काम आते हैं। उसके बाद हम प्री मोलर्स एंड मोलर्स पे आ जाते हैं। मोलर्स और प्री मोलर्स भी हमारे पास इस तरह से ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स में काम आते हैं। और फिर अगर हम देखते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स में भी हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। एक जो होता है वो पैराटॉइड होता है, फिर सबमंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, सैलिवा करती हैं हैविंग एंजाइम। ठीक है, अब ओरल कैविटी में आपने देख लिया कि क्या क्या होता है, उसमें टीथ की भी डिस्कशन हमने कर ली, टंग की डिस्कशन कर ली, माउथ की डिस्कशन कर ली, सैलिवरी ग्लैंड्स की डिस्कशन कर ली। मैं आप लोगों के साथ डायग्राम भी एक प्रॉपर शेयर करूँगी ओरल कैविटी को करीब से, ताकि आप इसको देख लें, क्योंकि डायग्राम से ऑब्वियसली और क्लियर हो जाता है। अगर हम फंक्शन देखते हैं ओरल कैविटी का तो ये मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन के लिए काम आती है। मैकेनिकल जो डाइजेशन होता है इज़ अ फिज़िकल डिवीजन ऑफ अ मास ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मासेस, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो खाने को छोटा करने में, यानी कि जितने हम पीस ऑफ फूड खाते हैं उसको और छोटा छोटा करने में, और केमिकल डाइजेशन में यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें हमारे पास ओरल कैविटी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। देखिए हम जब खाते हैं तो दांत हमारे जो है वो मदद करते हैं उस फूड को ग्राइंड करने में, और फिर जब वो और मतलब कि हमारी बॉडी में ना एक पूरा प्रोसेस होता है। जब आप खाते हैं ना तब आप डायरेक्ट एक चीज़ खा रहे होते हैं, तो उसके बाद जब वो हमारे स्टमक तक पहुंचती है तो वो काफ़ी ब्रेक डाउन के बाद पहुंचती है। तो ओरल कैविटी इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्थरली अगर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन को करते हैं डिस्क्राइब, तो आप किस तरह से करेंगे कि chewing of food destroy the cellulose of starch covering the increase and efficiency of the digestive, यानी कि जब आप वही बात हो रही है कि जब आप खाना लेते हैं तो वो chewing and masticated by the teeth होता है। mastication break large food particle into small ones and then total surface area of the action of digestive enzyme जो होता है फिर वो मतलब कि जमा नहीं होता आपके पास, वो आपको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पार्टिकल में। और अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें किस तरह से होती है, तो केमिकल डाइजेशन सैलिवा की बात हो रही है कि सलाइवा जो होता है हमारा, यानी कि जो थूक आप हमें कहते हैं उर्दू में,
इज़ सिक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि उनके भी प्रॉपर ग्लैंड्स होते हैं। तो वाटरी पार्ट ऑफ सैल्वा कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज, यानी कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है हमारे पास सैलेवा में, उसको हम कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, यानी कि ये केमिकल डाइजेशन हो रही है यहाँ पे। तो जो केमिकल कोवलेंट बॉन्ड होगा हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, स्टार्च में जो होता है, उसको ये ब्रेक डाउन करता है और पॉलीसेक्राइड टू प्रोड्यूस द डाइसेक्राइड। ठीक है, यानी कि जो अगर पॉलीसेक्राइड है तो उसको डाइसेक्राइड में करेगा। ठीक है, कन्वर्ट। ओनली अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन द माउथ। ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 to 5% आपके पास डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब आपके मुंह में, माउथ में। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में हम देखते हैं कि फेरिंग्स इज़ अ कैविटी बिहाइंड द माउथ, यानी कि फेरिंग्स जो है अगर आप देखें इसको, ये हमारे पास बिहाइंड द माउथ आपको नज़र आ रहा होगा। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो कनेक्ट करता है नेसल को ओरल कैविटीज़ से विद लैरिंग्स एंड एस्फोगस। और फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। एक होता है नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिनोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स में क्या होता है, कम्युनिकेट विद नेसल एक्टिविटी एंड प्रोवाइड अ पैसेज वे फॉर एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और ओरोफेरिंग्स में क्या होता है कि ओपन्स बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट इनटू नेसोफेरिंग्स, यानी कि ये ओपन होता है बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट ऑफ नेसोफेरिंग्स। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट इज़ अ पैसेज फॉर मूविंग फूड डाउनवर्ड फ्रॉम द माउथ एंड एयर मूविंग टू एंड फ्रॉम द नेसल कैविटी, यानी कि एयर मूविंग के लिए भी यूज़ होता है हमारे पास ओरोफेरिंग्स, और हमारे पास ये डाउनवर्ड आपको करता है कि ये जो फूड होता है आपका उसको डाउनवर्ड करता है फ्रॉम द माउथ। एंड लैरिनोफेरिंग्स क्या करता है, इज़ लोकेटेड जस्ट बेलो द ओरोफेरिंग्स। इट ओपन्स इनटू द लैरिंग्स एंड एस्फोगस, ये सिर्फ ओपन होता है लैरिंग्स एंड एस्फोगस में। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसके साथ साथ फेरिंग्स के साथ साथ दो सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का प्रॉपरली पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें फेरिंग्स में आता है। एक तो है वो स्वेलिंग और एक है पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि स्वेलिंग और पेरिस्टाल्सिस क्या है। स्वेलिंग में क्या होता है कि द प्रेशर ऑफ द फूड इन द फेरिंग स्टिमुलेट, यानी कि जो प्रेशर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है इन द वॉल एंड डेट बिगन टू स्वेलिंग रिफ्लेक्स, यानी कि रिफ्लेक्स जो होती है वो आपकी स्वेलिन हो जाती है। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। एज पार्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन द वॉइस बॉक्स राइजेस अप टू मीट द एपिग्लॉटिस, यानी कि जो हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है उसके साथ हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है वो राइजन हो जाता है। विद दिस सेक्शन एपिग्लॉटिस cartilage drop over the glottis, the opening to the larynx and trachea. In this way food is passed, can feel it moves up when you swallow. अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब फूड एंटर होता है हमारे पास रिफ्लेक्स, अगर हमारे पास स्वेलिंग रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो हमारे पास हमें फील होता है इन दिस वे फूड इज़ पास्ट फील इट मूव्स अप, यानी कि जब आपको पता चल जाए स्वेलिंग आपके मतलब कि जो हमारे यहाँ पे वॉल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उन पे अगर हमारा कोई खाना वगैरह फंस जाता है या फिर उसका स्वेलिंग रिफ्लेक्स होता है तो वो मूव्स अप, यानी कि ऊपर की तरफ हमारी तरफ आ रहा होता है, तो उसको हम स्वेलिंग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। और अगर हम पेरिस्टाल्सिस की बात करें तो अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन फ्रंट ऑफ फूड इज़ फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ, यानी कि ये कह रहे हैं कि एज द फूड मूव्स इट एक्सपेंड ट्यूब वॉल, द एक्सपेंशन स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि आपका जो स्टमक से फूड होता है ना, जो आपके ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो यानी कि आप इसको, ये दो कंडीशंस होती हैं स्वेलिंग में। ये होता है कि आपका खाना जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, आपके माउथ से आपको फील हो रहा होता है, और जो है वो इसमें है कि आपको स्टमक से आपको ऐसा लग रहा होता है कि खाना आपके ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको पेरिस्टाल्सिस एक कंडीशन है, उसका नाम देते हैं। मतलब एक वेव होती है रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एसोफेगस में। एसोफेगस बेसिकली हमारे पास एक पैसेज वे है, ये होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ बिगन्स एट द बेस ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि बेस ऑफ फेरिंग्स से स्टार्ट होता है एंड डिसेंड बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो है वो पीछे ये ख़त्म होता है पासिंग थ्रू मेडिएटिज्म। ठीक है, जो स्पेस होती है हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट लंग्स में, उसको हम कहते हैं
मेडिस्टेनियम, ठीक है। अगर इसका फंक्शन देखते हैं तो डाइजेशन विच स्टार्टेड इन द ओरल कैविटी कंटिन्यू इन द एसोगस, यानी कि जो हमारे पास डाइजेशन हमारे पास हुई थी स्टार्ट, जो हमारे पास ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी वही कंटिन्यू होती है हमारे पास एसोगस में, क्योंकि एक पासेज वे है। सो नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। बस एक ये पासेज वे आपने जहन में रखना है कि जो ओरल कैविटी में हो रही थी वही पासेज वे है एक, मतलब कि पैसेज वे का मतलब होता है कि एक ब्रिज है कि चीज़ को नीचे तक या ऊपर तक लेके जाना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टमक पे। स्टमक जो है वो इन लार्ज सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास होता है लेफ़्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक जे शेप की तरह होता है जब ये खाली होता है, यानी कि व्हेन एम्प्टी। द स्टमक इज़ कंटिन्यूस विद द एसोगस इंटीरियरली एंड एम्पटाइज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन पोस्टीरियरली, यानी कि ये ऊपर से एसोगस से अटैच होता है और ये नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। द ओपनिंग फ्रॉम द एसोगस इनटू द स्टमक इज़ द कार्डियक ओपनिंग। जो ओपनिंग होती है उसको हम कार्डियक ओपनिंग कहते हैं। ये क्योंकि कार्डियक ओपनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल के करीब होती है, ठीक है। उसके बाद द कार्डिक स्पिंस्टर होता है जो एक कार्डिक ओपनिंग के सराउंड में होता है। ऑल्सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द नॉर्मल फंक्शन टू द स्टमक, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ द बॉडी, ठीक है, जो हमारे पास बॉडी होती है विच नैरो टू द फॉर्म ऑफ पैलरी, गेट कीपर हम उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पैलोरिक फॉर्म आ जाती है और रीजन डेट ज्वाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारे पास रीजन आ जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करता है आगे से। अब हम आते हैं कि ये ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग होगी बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, उसको हम क्या कहेंगे, पैलोरिक ओपनिंग, ठीक है, और विच इज़ सराउंडेड बाय अ रिलेटिव थिक रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड पैलोरिक स्पिंस्टर, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जो ऑस्फोगस से ओपनिंग हो रही थी स्टमक में वो थी कार्डिक ओपनिंग, और जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है वो कौन सी ओपनिंग हो रही है, पैलोरिक ओपनिंग, ठीक है। हम बात करते हैं सेरेसा की। सेरेसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक होती है, यानी कि स्टमक के इर्द गिर्द होती है आउटर मोस्ट में, और मस्कुलेटरीज जो होते हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं हमारे पास, आउटर लॉन्गिट्यूडल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर एंड इनर ऑब्लिक लेयर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 2 लेयर्स होती हैं हमारे पास, पहले तो हमने 3 लेयर्स का देख लिया कि मस्कुलरीज में 3 लेयर्स होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि उसके बाद जो कौन सी 2 लेयर्स होती हैं उनको कहते हैं सबमुस्का एंड म्यूकोसा, ठीक है। द स्टमक इज लाइंड विद सिंपल कोलिमेटर एपिथेलियम। द मस्कुलर सरफेस फॉर्म न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पेल्स विच आर द ओपनिंग फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि ये गैस्ट्रिक पेट्स के लिए होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग के लिए यूज़ होती है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। अगर आप एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक में आते हैं तो ये 4 टाइप्स में है। फर्स्ट टाइप में आ जाता है सरफेस म्यूकस सेल, ठीक है। सरफेस म्यूकस सेल में क्या होता है, विच प्रोवाइड म्यूकस and on the surface and lines the gastric pit. The remaining 3 are in the gastric gland. पहले जो है वो आपने देख लेना है कहाँ पे होता है, on the surface and lines the gastric pit में होता है, और फिर जो है वो जो बाकी 3 होते हैं वो gastric glands में होते हैं। उसमें आ जाते हैं पैरिटल सेल जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंस्टिक फैक्टर। प्रिंसिपल सेल यानी कि चीफ सेल्स, जैमोजेनिक सेल्स, एक ही बात है, प्रिंसिपल सेल, चीफ सेल्स, जैमोजेनिक सेल्स, ये क्या करते हैं, पेप्सिजीन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सेल में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हार्मोन गैस्ट्रिच जो होता है हमारे ब्लड में उसको सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक सरफेस म्यूकस सेल जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस, और ये सरफेस में होता है, यानी ग्लैंड्स में नहीं होता, ये गैस्ट्रिक पेट में होता है, ठीक है। और 3 जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं और जो कि सीक्रेट्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक पे कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, केमिकल डाइजेशन क्या होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि द मिक्सिंग एक्शन ऑफ द स्टमक वॉल्स अलाउ मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर इन द स्टमक, ठीक है। जो वॉल्स होती हैं स्टमक वो अलाउ करती हैं, मिक्सिंग एक्शन होता है। स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, जो मिक्सिंग वेव्स हमारे पास कहलाती हैं। दिस इज़ मेड मोर एफिशिएंट बाय द फैक्ट, इस तरह से हमारे पास और चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब जो 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल की, चर्निंग एक्शन होता है और मिक्सिंग वेव मिक्स द बर्सल्स ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस, दिस मिक्सिंग लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द थिक लिक्विड नोन एज काइम, ठीक है। ये सब चीज़ें जब होती हैं, मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है, जो मिक्सिंग होती है, जो चीज़ होती है उसके बाद एक मिक्सिंग लीड्स बन जाती है
टू द प्रोडक्शन ऑफ थिक लिक्विड, थिक जिसको हम कायम का नाम दे देते हैं। उसके बाद अगर हम केमिकल डाइजेशन में देखते हैं तो केमिकल डाइजेशन में ये सब चीज़ें पेरिटल सेल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो चीज़ें हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पढ़ी थी, इन सब की डाइजेशन होगी। क्या होगा यहाँ पे कि एसिडिक चाइम एंड पेप्सिन पेरिटल सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होंगे वो पैलोरिक रीजन में सीक्रेट करेंगे एसिडिक फैक्टर को, और हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस द लो pH ऑफ द स्टमक विच नॉर्मली बिटवीन 1 and 3 but is usually close to 2. Although the hydrochloric acid secreted into the stomach has a minor effect on digested food. मतलब ये जितनी भी हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी जिनको ये सीक्रेट करती हैं वो सब भी डाइजेस्ट होंगे। उसके बाद जो है वो क्या होगा, किल बैक्टीरिया डेट आर इंजेस्टेड एंड बाय इनएक्टिविंग सैलिवरिंग एमेलाइज द लो pH also denatures many proteins so that proteolytic enzyme can reach internal peptide bond. ये जो सब होंगे फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंड शीव सेल्स क्या करेंगे, उसी तरह शीव सेल जो होंगे वो पेप्सिन करेंगे। मतलब कि केमिकल डाइजेशन में आपके पास जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे उन सब ने अपनी स्पेसिफिक चीज़ों को डाइजेस्ट किया, सीक्रेट किया, ताकि वो आगे फर्दरली जा सकें। ठीक है। और अगर हम आते हैं रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक में, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लीटर ऑफ मतलब जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं ईच डे। तो आपने ये जहन में रखना है कि हार्मोन्स दैट रेगुलेट स्टमक सिक्रेशन इंक्लूड गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीएक्ट्रैक्टिन। ठीक है।